नमस्कार। इतिहास के गलियारों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और चमक उठती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में गहरे उतर रहे हैं, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की। हाँ, और हमारे पास जो ये हस्तलिखित नोट्स हैं वो इस राजवंश की जड़ों से लेकर मतलब एकदम शुरुआत से लेकर इसके शिखर तक का एक खाका खींचते हैं। इसमें प्रमुख शासक, उनके संघर्ष, उनकी सांस्कृतिक विरासत, सब कुछ है। बिल्कुल, एक विस्तृत ब्यौरा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन नोट्स से वो सबसे जरूरी बातें निकालें जो सिसोदिया राजवंश को समझने में मदद करें। उनकी शुरुआत कैसे हुई, हाँ, कौन से शासक सबसे प्रभावशाली रहे, किन युद्धों ने उनका भाग्य तय किया और कला संस्कृति में उनका क्या योगदान रहा। सही। चलिए मेवाड़ के इस सफर पर निकलते हैं। शुरुआत होती है गुहिल वंश से। गुहिल वंश, हाँ, जिसकी नींव करीब 566 ईस्वी में गुहिल या गुहादित्य नाम के शासक ने रखी। 566 ईस्वी, काफी पुराना है। बहुत पुराना। और दिलचस्प बात यह है कि इस वंश की करीब 24 शाखाएं फैली। अलग अलग जगहों पर 24? हाँ, जिनमें मेवाड़ सबसे प्रमुख रहा। और मेवाड़ को पहले जैसे मेथपाट या प्रागवाट इन नामों से भी जाना जाता था। अच्छा, मेथपाट, प्रागवाट, जी ये प्राचीन नाम थे। जी। और इसी वंश में आगे चलकर एक बड़ा नाम आता है, बप्पा रावल, 8वीं सदी के मध्य का समय। बिल्कुल, बप्पा रावल, जिनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहते हैं कि इनका असली नाम कालभोज था। कालभोज। हाँ, और किंवदंतियों के अनुसार हारित ऋषि थे। हाँ, सुना है। उनके आशीर्वाद से इन्होंने मौर्य शासक मान मौरी से 734 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीता। अच्छा, तो चित्तौड़ इनके समय में आया। हाँ, और ये वो दौर था जब अरब आक्रमणकारी पश्चिम भारत में मतलब पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। बप्पा रावल ने उन्हें सफलतापूर्वक पीछे धकेला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, इनकी राजधानी नागदा थी, जहां इन्होंने प्रसिद्ध एकलिंगजी मंदिर की नींव रखी। एकलिंगजी मंदिर आज भी बहुत महत्व है उसका। इतिहासकार सीवी वैद्य ने तो इनकी तुलना यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से की है। सही कहा, चार्ल्स मार्टेल, जिन्होंने उस दौर में यूरोप में अरब विस्तार को रोका था। तो ये तुलना बप्पा रावल के उस समय के कद को दिखाती है। बिल्कुल। और वो गजनी तक मुस्लिम सेना को खदेड़ने वाली बात। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वो गजनी तक चले गए और वहां अपने भांजे को शासक बनाया। अब इसमें ऐतिहासिक तथ्य कितने हैं और लोकश्रुति कितनी, ये कहना मुश्किल है, पर उनके पराक्रम को तो ये दिखाता ही है। हाँ, और उपाधियां भी तो थीं, हिंदुआ सूरज, राजगुरु, चक्रवय, मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। ये सब उपाधियां उनके प्रभाव को दर्शाती हैं। बप्पा रावल के बाद किसका नाम आता है? उनके बाद अल्लट या आलू रावल का जिक्र आता है। उन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़, अच्छा। हाँ, और वहां एक वराह मंदिर भी बनवाया। लेकिन शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था मेवाड़ में पहली बार एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, उसकी शुरुआत करना। अरे वाह, ये तो बहुत आगे की सोच थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, ये शासन को स्थायित्व देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 13वीं सदी में जैत्र सिंह का समय, 1213 से 1253 ईस्वी। हाँ, जैत्र सिंह। इनके दौर की सबसे बड़ी घटना थी भूताला का युद्ध, 1227 ईस्वी में। भूताला का युद्ध किसके साथ? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ, और जैत्र सिंह ने उन्हें हराया। इल्तुतमिश को हराया? ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हालांकि इल्तुतमिश की लौटती सेना ने राजधानी नागदा को काफी नुकसान पहुंचाया, उसे लूटा। ओह, तो फिर? तो इसके बाद जैत्र सिंह ने सामरिक रूप से ज्यादा सुरक्षित चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। अच्छा, तो चित्तौड़ राजधानी जैत्र सिंह के समय बनी? हाँ, स्थायी रूप से। और इतिहासकार दशरथ शर्मा ने तो इनके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। स्वर्णकाल क्यों? शायद उनकी सैन्य सफलताओं और राज्य को सुदृढ़ करने के प्रयासों को देखते हुए। समझ गया। जैत्र सिंह के बाद आए तेज सिंह, 1253 से 1273 ईस्वी। इनके समय की कोई खास बात? हाँ, कला के लिहाज से एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। मेवाड़ चित्रशैली का पहला ज्ञात चित्रित ग्रंथ। अच्छा, कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 ईस्वी का है। ये इन्हीं के काल में कमलचंद्र नाम के चित्रकार ने चित्रित किया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वाह,
मतलब युद्धों के बीच भी कला फल फूल रही थी। बिल्कुल, और ये मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत के लिए बहुत अहम माना जाता है। तेल सिंह के बाद समर सिंह आए 1273 से 1302। इनके समय की एक घटना का जिक्र नोट्स में है जो आगे चलकर बहुत बड़ी साबित हुई। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात जाती सेना से टैक्स वसूलना। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि साहसिक कदम था, लेकिन शायद इसने खिलजी को नाराज कर दिया। ये तो खिलजी को उकसाने जैसा नहीं था शायद। और इसका असर दिखा समर सिंह के बेटे रावल रतन सिंह के छोटे से शासनकाल में। रतन सिंह 1302 में गद्दी पर बैठे और 1303 में ही खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। 1303 का आक्रमण, इसके पीछे खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तो थी ही, चित्तौड़ का सामरिक महत्व भी था। हाँ, और वो रानी पद्मिनी वाली बात भी कही जाती है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में लिखी है। लेकिन पद्मावत तो काफी बाद में लिखा गया, करीब 250 साल बाद। बिल्कुल, ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कारण ज्यादा जटिल थे। मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव, रतन सिंह का वो टैक्स लेना, ये सब भी वजह थी। और यहीं पर चित्तौड़ का पहला साका हुआ। हाँ, 1303 में। ये चित्तौड़ का पहला साका था। साका मतलब जब हार निश्चित लगती है तो पुरुष केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लेती हैं। रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल, हाँ, उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया, लेकिन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। आखिर में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 महिलाओं ने जौहर किया। ये बहुत दुखद घटना थी। खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम बदल दिया। हाँ, उसने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर किले का नाम खिजराबाद रखा और कहते हैं कि करीब 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अमीर खुसरो ने अपनी किताब खजाइन उल फुतूह में इसका जिक्र किया है। और इसी के साथ रावल शाखा खत्म हो गई। हाँ, रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे, लेकिन मेवाड़ की कहानी खत्म नहीं हुई। यहीं से सिसोदिया राजवंश का उदय हुआ। बिल्कुल। सिसोदा गांव के एक जागीरदार थे हम्मीर। वो लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे जो रतन सिंह के साथ साके में शहीद हुए थे। अच्छा, तो वो उसी परिवार से थे। हाँ, हम्मीर ने धीरे धीरे बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किया और करीब 1326 ईस्वी में बनवीर सोनगारा, जो खिलजी का प्रतिनिधि था, को हराकर चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। वाह, इसीलिए उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। जी हाँ, मेवाड़ का उद्धारक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है, मतलब मुश्किल हालात में शेर की तरह। विषम घाटी पंचानन, क्या बात है। और यहीं से राणा उपाधि शुरू हुई। हाँ, सिसोदा गांव के होने के कारण ये सिसोदिया कहलाए और इन्होंने राणा की उपाधि धारण की, जो फिर आगे के शासकों ने भी अपनाई। हम्मीर ने न सिर्फ चित्तौड़ वापस जीता बल्कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भी हराया था। हाँ, सिंगोली का युद्ध हुआ था जिसमें तुगलक की सेना को हार का सामना करना पड़ा। ये मेवाड़ के आत्मविश्वास की बहाली थी। सही। हम्मीर के बाद उनके बाद आए राणा खेता या क्षेत्र सिंह 1364 to 1382। इन्होंने मालवा के दिलावर खां गोरी को हराया। यहीं से मेवाड़ मालवा संघर्ष की एक लंबी कहानी शुरू होती है। मेवाड़ मालवा संघर्ष, ये तो काफी चला। हाँ, कई पीढ़ियों तक। खेता के बाद आए राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382-1421। इनका समय मेवाड़ के लिए आर्थिक रूप से काफी अच्छा रहा। अच्छा, कैसे? इनके समय जावर, उदयपुर के पास में चांदी और सीसे की खानें मिली। इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई। अरे वाह। और प्रसिद्ध पिछोला झील? हाँ, वो भी इन्हीं के समय एक बंजारे ने बनवाई थी, ऐसा कहा जाता है। पिच्छू या चिड़ीमार बंजारा। और राणा लाखा के बेटे कुंवर चूंडा की कहानी भी इसी समय की है। बिल्कुल। उन्होंने अपने पिता राणा लाखा के विवाह के लिए मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से होने वाले पुत्र के पक्ष में राजगद्दी का अपना अधिकार त्याग दिया था। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी ये। सच में? लाखा के बाद उनके बेटे मोकल शासक बने 1421 में। हाँ, मोकल। लेकिन वो अल्पायु थे, तो पहले चूंडा उनके संरक्षक बने, फिर बाद में हंसाबाई के भाई रणमल राठौड़ का प्रभाव बढ़ गया। मोकल ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए? जी, उन्होंने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसका परकोटा बनवाया। लेकिन 1433 में झीलवाड़ा नाम की जगह पर उनके ही चाचा के षड्यंत्रकारियों, चाचा और मेरा, ने महापा पवार के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। और फिर से षड्यंत्र और हत्या? हाँ, और इस हत्या ने मंच तैयार किया मेवाड़ के शायद सबसे प्रतापी और यशस्वी शासक
राणा कुंभा के लिए। राणा कुंभा 1433-1468। जी इनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, मोकल के बेटे। इन्होंने रणमल राठौड़ की मदद से पहले तो अपने पिता के हत्यारों चाचा और मेरा से बदला लिया, फिर रणमल का प्रभाव जब ज्यादा बढ़ने लगा तो उसे भी रास्ते से हटाया और फिर उन्होंने मेवाड़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बिल्कुल। कुंभा का शासनकाल युद्ध और निर्माण, कला और साहित्य सबका अद्भुत संगम था। सबसे पहले युद्धों की बात करें तो सारंगपुर का युद्ध। हाँ, 1437 में सारंगपुर का युद्ध। इसमें इन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को बुरी तरह हराया। और इसी जीत की याद में वो बनवाया विजय स्तंभ चित्तौड़ में, जो आज भी मेवाड़ के गौरव का प्रतीक है। विजय स्तंभ। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये 9 मंजिला है, करीब 122 फीट ऊंचा। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसके वास्तुकार जैता और उनके बेटे नापा, पूमा, पुंजा थे। और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी बाहरी और भीतरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की इतनी मूर्तियां हैं कि इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। कर्नल टॉड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। अद्भुत। और कुंभा ने सिर्फ यही युद्ध नहीं जीता। नहीं, बाद में जब मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर चंपानेर की संधि 1456 कुंभा पर हमला किया, तो उन्होंने बदनौर के युद्ध 1457 में उनकी संयुक्त सेना को भी हराया। वाह, मतलब सैन्य दृष्टि से बहुत शक्तिशाली थे। बहुत ज्यादा। और वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, उन्हें राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। जनक? हाँ, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 तो अकेले कुंभा ने बनवाए यो मरम्मत करवाए थे। 32 दुर्ग? कौन कौन से प्रमुख हैं? सबसे प्रमुख तो कुंभलगढ़ है। इसका वास्तुकार मंडन था। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रही और मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी। कुंभलगढ़, इसकी दीवार भी बहुत लंबी है ना? हाँ, कहते हैं चीन की दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और इसी किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है कटारगढ़, जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख, क्या बात है। और स्थापत्य के अलावा? वे स्वयं उच्च कोटि के विद्वान और संगीतज्ञ थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध जैसे संगीत ग्रंथ लिखे। गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी, कई नाटक भी लिखे। इतना सब कुछ? योद्धा, निर्माता, विद्वान, संगीतकार। हाँ, इसीलिए उनकी उपाधियां भी देखिए। हिंदू सुरतान, अभिनव भट्टाचार्य या नव भारत संगीत प्रेम के कारण, राणो रासो साहित्यकारों के आश्रयदाता, हाल गुरु पहाड़ी किले जीतने वाला, चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण, परम भागवत विष्णु भक्त। अविश्वसनीय व्यक्तित्व था उनका। उनके ही पुत्र उदयकरण ने कुंभलगढ़ किले में कटारगढ़ में ही उनकी हत्या कर दी, राजगद्दी के लिए। अपने पिता की हत्या? जी, मेवाड़ के इतिहास का ये एक काला अध्याय है। उदा तो फिर ज्यादा टिक नहीं पाया होगा? नहीं, सामंतों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल 1473-1509 शासक बने। रायमल के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, जयमल और संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। बिल्कुल। अंततः राणा सांगा, संग्राम सिंह प्रथम 1509 में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने एक बार फिर मेवाड़ के गौरव को बहुत ऊंचा उठाया। राणा सांगा खानवा के युद्ध वाले? हाँ, वही। सांगा अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक माने जाते हैं। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उनकी शक्ति का लोहा माना है। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी हराया था। एक बार नहीं, 2 बार। पहले खातोली के युद्ध 1517 में, जो कोटा के पास है। इसमें सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर में चोट आई। फिर बाड़ी के युद्ध 1518 में धौलपुर के पास फिर से लोधी को हराया। 2 बार। और मालवा के सुल्तान को भी? हाँ, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध 1519 में हराया। उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए, फिर कुछ समय बाद रिहा कर दिया। क्या बात है। उनका लक्ष्य क्या था? वो शायद उत्तर भारत में लोधियों को हटाकर एक शक्तिशाली हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। हिंदूपद की उपाधि भी इसी ओर इशारा करती है। लेकिन फिर उनका सामना हुआ बाबर से। हाँ,
भारत में एक नई ताकत आ चुकी थी, मुगल। बाबर काबुल से आया था। पहले सांगा और बाबर में शायद इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक समझ बनी थी, लेकिन बाद में स्थितियां बदल गईं। और फिर हुआ खानवा का युद्ध। पहले बयाना में तो राजपूत जीते थे। हाँ, फरवरी 1527 में बयाना में सांगा की सेना ने बाबर के एक टुकड़ी को हराया था। इससे राजपूतों का हौसला बढ़ गया। लेकिन फिर खानवा 17 मार्च 1527 वो निर्णायक साबित हुआ। हाँ, खानवा का युद्ध भरतपुर के पास। ये भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक है। इसमें तो लगभग सभी बड़े राजपूत राजा सांगा के साथ थे। बिल्कुल। मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, मेड़ता से वीरमदेव, चंदेरी से मेदिनी राय, मेवात से हसन खां मेवाती। एक बड़ा गठबंधन था। कहते हैं उनके झंडे के नीचे 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। फिर भी हार गए। क्या वजह रही? कई कारण थे। एक तो बाबर का तोपखाना और उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति, जो राजपूतों के लिए नई थी। तुलुगमा, ये क्या थी? इसमें सेना के एक हिस्से को छिपाकर रखा जाता था और वो अचानक किनारे या पीछे से हमला करता था। दूसरा, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया। सैनिकों पर लगने वाला तमगा कर हटा दिया, शराब न पीने की कसम खाई। इससे उसकी सेना का मनोबल बढ़ा। और राजपूतों की तरफ से कुछ कमियां रहीं, जैसे बाबर को तैयारी का ज्यादा समय मिल गया। युद्ध के दौरान जब सांगा घायल हो गए तो उन्हें मैदान से हटना पड़ा, जिससे सेना में भगदड़ जैसी मच गई। और कुछ सरदारों जैसे रायसेन के सलहदी तंवर पर विश्वासघात का भी आरोप लगता है। सांगा का क्या हुआ फिर? घायल सांगा को बसवा ले जाया गया। बाद में जब उन्होंने फिर से बाबर से लड़ने की तैयारी की तो कहते हैं कि उनके ही कुछ सामंतों ने, जो और युद्ध नहीं चाहते थे, उन्हें इरिच नामक स्थान पर जहर दे दिया। कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। अपने ही लोगों ने? हाँ, उनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कर्नल टॉडमे ने उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर युद्धों के 80 घाव थे। 80 घाव? खानवा की हार का असर क्या हुआ? बहुत गहरा। भारत में बाबर का शासन लगभग स्थापित हो गया। राजपूतों की वो एकता टूट गई जो सांगा ने बनाई थी। ये शायद आखिरी बार था जब इतने सारे राजपूत किसी बाहरी शक्ति के खिलाफ एक साथ लड़े थे। सांगा के बाद मेवाड़ में फिर अस्थिरता आई भी? हाँ, बिल्कुल। उनके बेटे रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1536 बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ शिकार खेलते हुए आपसी झगड़े में मारे गए। फिर सांगा के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 1536 गद्दी पर बैठे। वो उस समय छोटे थे तो उनकी मां रानी कर्मावती ने संरक्षिका के तौर पर राज संभाला। रानी कर्मावती? हाँ, हुमायूं को राखी भेजने वाली। वही। ये उस समय की बात है जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1534 से 35। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन मदद आई नहीं। कहते हुमायूं चला था पर समय पर नहीं पहुंच सका। बहादुर शाह ने चित्तौड़ जीत लिया। और यहाँ चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ 1535। दूसरा साका। हाँ, देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। बहुत दुखद। विक्रमादित्य का क्या हुआ? बाद में जब बहादुर शाह का खतरा टला और हुमायूं ने उसे हराया, तब विक्रमादित्य फिर से गद्दी पे बैठे। लेकिन वो शायद अयोग्य शासक थे। इसी का फायदा उठाकर बनवीर, जो सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार के दासी पुत्र थे, उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी 1536। बनवीर? उसने खुद गद्दी हथिया ली? हाँ, और उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहा। उदय सिंह सांगा के सबसे छोटे बेटे? हाँ, लेकिन तब उदय सिंह की धाय मां पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया और बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना धाय? उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दे दिया? हाँ, पन्ना धाय ने उदय सिंह को चुपके से निकालकर कुम्मलगढ़ भेज दिया, जहां किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें शरण दी। ये स्वामी भक्ति और बलिदान का एक अद्वितीय उदाहरण है। अविश्वसनीय। बनवीर का क्या हुआ फिर? बनवीर ने कुछ साल 1536 से 1540 राज किया। चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर बनवाया, लेकिन मेवाड़ के सरदार उसे पसंद नहीं करते थे। तो उदय सिंह वापस आए? हाँ, जब उदय सिंह बड़े हुए तो मेवाड़ी सरदारों की मदद से उन्होंने 1540 में
मावली के युद्ध में बनवीर को हराया और मेवाड़ की गद्दी वापस हासिल की। अच्छा, उदय सिंह द्वितीय 1540-1572। हाँ, इन्होंने ही उदय पर शहर बसाया था। बिल्कुल। 1559 में उन्होंने उदयपुर शहर की नींव रखी और उदय सागर झील भी बनवाई। इसे अपनी नई राजधानी बनाने का विचार था। लेकिन इनके समय में अकबर का हमला हुआ चित्तौड़ पर। हाँ, 1567-68 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा डाला। इस बार उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह शायद पिछले अनुभवों और सामंतों की सलाह पर किले की रक्षा का भार अपने 2 वीर सेनापतियों जयमल राठौड़ मेड़ता वाले और पत्ता सिसोदिया केलवा पर छोड़कर खुद सुरक्षित गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। और फिर हुआ चित्तौड़ का तीसरा साका। हाँ, 1568 में जयमल और पत्ता ने अद्भुत वीरता दिखाई। कहते हैं जब जयमल घायल हो गए तो उन्हें कल्ला राठाम ने अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। पत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। जयमल और पत्ता, इनकी वीरता की तो अकबर ने भी प्रशंसा की थी। हाँ, कहा जाता है कि अकबर उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर जयमल और पत्ता की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाईं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इनका उल्लेख भी किया है। अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया। हाँ, जीत लिया और कहते हैं कि फिर से भारी कत्लेआम करवाया। चित्तौड़ तीसरी बार उजड़ा। इसके बाद मेवाड़ की राजधानी कभी स्थायी रूप से चित्तौड़ नहीं रही। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? 1572 में गोगुंदा में होली के दिन। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन सरदारों ने उनके बड़े बेटे प्रताप को गद्दी पर बिठाया। और यहीं से शुरुआत होती है महाराणा प्रताप की कहानी की। हाँ, महाराणा प्रताप 1572-1597 मेवाड़ के शायद सबसे प्रसिद्ध शासक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। प्रताप का जन्म तो कुंभलगढ़ में हुआ था। जी, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई सोनगरा। बचपन का नाम कीका था। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। हाँ, पहला राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ, जब उदय सिंह का दाह संस्कार हो रहा था। विधिवत समारोह बाद में कुंभलगढ़ में हुआ। अकबर ने उन्हें मनाने की कोशिश की, वो शिष्टमंडल भेजे थे। हाँ, अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता में लाने के लिए 4 बार दूत भेजे। 1572 में जलाल खां कोरची, फिर 1573 में 3 मानसिंह आमेर के, उनके पिता भगवान दास और फिर टोडरमल। लेकिन प्रताप नहीं माने। वो मेवाड़ की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। और नतीजा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, 18 या 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप की सेना में कौन-कौन थे? हरावल यानी अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व कृष्णदास चुंडावत और हकीम खां सूर कर रहे थे। हकीम खां सूर प्रताप की सेना के एकमात्र प्रमुख मुस्लिम सेनापति थे। अच्छा, और भील सेना भी थी? हाँ, राणा पूंजा के नेतृत्व में भीलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्वालियर के रामशाह तंवर अपने बेटों के साथ लड़े। जब प्रताप संकट में घिरे तो साधड़ी के झाला बीदा या झाला मानसिंह ने उनका मुकुट पहन उन्हें युद्ध से सुरक्षित निकाला और खुद शहीद हो गए। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आमेर के राजकुमार मानसिंह। उनके साथ आसफ खां भी थे। इतिहासकार बदायूनी भी इस युद्ध में मौजूद था और उसने इसका आंखों देखा हाल लिखा है। युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कोई निर्णायक जीत किसी की नहीं हुई। मुगल सेना ने गोगुंदा पर कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप को पकड़ नहीं सके। अकबर का मुख्य उद्देश्य अधूरा रह गया। इस युद्ध को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हाँ, अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल टॉड ने इसकी तुलना ग्रीस के प्रसिद्ध युद्ध से करते हुए मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ? प्रताप ने संघर्ष जारी रखा। बिल्कुल, उन्होंने पहाड़ियों में रहकर छापामार युद्ध जारी रखा। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार करके उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। कुंभलगढ़ पर भी शाहबाज खां ने 3 बार हमला किया और 1 बार जीत भी लिया। लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। नहीं, 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। इसमें प्रताप की सेना ने मुगल चौकी पर जोरदार हमला किया और मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार गिराया।
ये प्रताप की एक बड़ी जीत थी। देवेर के युद्ध के बाद स्थिति कुछ बदली। हाँ, इसके बाद मेवाड़ में मुगल चौकियां धीरे धीरे हटने लगीं। प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जो अगले कई सालों तक रही। यही चावंड चित्रकला शैली का विकास भी हुआ। अकबर ने फिर कोई बड़ा अभियान भेजा? आखिरी बड़ा अभियान 1585 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा, लेकिन वो भी असफल रहा। इसके बाद अकबर का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर चला गया और मेवाड़ को कुछ राहत मिली। प्रताप को उनके संघर्ष में भामाशाह का भी सहयोग मिला था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब प्रताप आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब उनके पुराने मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने चूलिया गांव में उनसे मिलकर अपनी पूरी निजी संपत्ति उन्हें सौंप दी। वाह, इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर कहते हैं। जी हाँ, इस मदद से प्रताप अपनी सेना को फिर से संगठित कर पाए। प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया। प्रताप जीवन भर कौन से किले वापस नहीं ले पाए? वो चित्तौड़ और मांडलगढ़ पर फिर से अधिकार नहीं कर पाए, लेकिन बाकी लगभग पूरे मेवाड़ पर उन्होंने अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर लिया था। और उनकी मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 को चावंड में। कहते हैं कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई। उनका दाह संस्कार बांडोली, उदयपुर में हुआ, जहां 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह शासक बने। हाँ, अमर सिंह प्रथम 1597-1620। उन्होंने भी अपने पिता की तरह संघर्ष जारी रखा। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद मेवाड़ पर कई अभियान भेजे। परवेज, महाबत खां, अब्दुल्ला खां, खुर्रम, शाहजहां, सबके नेतृत्व में। लेकिन अंत में संधि हो गई, मेवाड़ मुगल संधि। हाँ, आखिरकार 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और शहजादे खुर्रम, जो जहांगीर की तरफ से थे, के बीच मेवाड़ मुगल संधि हुई। इस संधि की शर्तें क्या थीं? मुख्य शर्तें थीं कि मेवाड़ मुगल अधीनता स्वीकार करेगा, राणा खुद कभी मुगल दरबार में हाजिर नहीं होगा, उसका बेटा युवराज जाएगा, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस मिलेगा, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जा सकेगी, और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बाध्यता नहीं होगी। ये संधि तो अमर सिंह के लिए आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि वो इस संधि से बहुत दुखी थे और ये उनके बेटे कर्ण सिंह और दूसरे सामंतों के दबाव में की गई थी। संधि के बाद उन्होंने राजपाट अपने बेटे कर्ण सिंह को सौंप दिया और खुद 9 चौकी पाल राजसमंद झील के किनारे जाकर रहने लगे। ओह, वहीं उनकी मृत्यु हुई? नहीं, मृत्यु तो उदयपुर में ही हुई 1620 में। हाँ। उनका दाह संस्कार आहड़ में हुआ, जहां मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां हैं, महासतियां। अमर सिंह की छतरी वहां पहली है। अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह 1620 to 1628 और फिर जगत सिंह प्रथम 1628 to 1652, इनके समय में शांति रही। हाँ, ये दौर अपेक्षाकृत शांत था। कर्ण सिंह ने उदयपुर में कर्ण विलास दिलखुश महल बनवाए, और जब शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो कर्ण सिंह ने उसे पिछोला झील के जगमंदिर महल में शरण दी थी। अच्छा, और जगत सिंह प्रथम? जगत सिंह प्रथम कला और स्थापत्य के प्रेमी थे। उन्होंने उदयपुर में भव्य जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर बनवाया, जो पंचायतन शैली का सुंदर उदाहरण है। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। सपनों में बना मंदिर? हाँ, ऐसी किंवदंती है, और उनके समय को मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उन्होंने चित्रकारों के लिए चितेरों की ओवरी या तस्वीरां रो कारखानों नाम से एक कला विद्यालय भी स्थापित किया था। लेकिन फिर राज सिंह प्रथम 1650-1680 के समय मेवाड़ ने फिर से मुगल सत्ता को चुनौती दी। हाँ, राज सिंह एक बहुत ही स्वाभिमानी और वीर शासक थे। औरंगजेब जब बादशाह बना और उसने हिंदू विरोधी नीतियां अपनानी शुरू की, तो राज सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। कैसे? उन्होंने 1615 की संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवा दी। औरंगजेब ने जब जजिया कर फिर से लगाया, तो राज सिंह ने उसका विरोध किया। मारवाड़ के अजीत सिंह, जसवंत सिंह के पुत्र, को औरंगजेब से बचाने में दुर्गादास राठौड़ की मदद की। और वो मूर्तियों को बचाने वाली बात? हाँ, जब औरंगजेब हिंदू मंदिर और मूर्तियां तोड़वा रहा था, तो राज सिंह ने वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव, अब नाथद्वारा में, और द्वारिकाधीश की मूर्ति को कांकरोली में स्थापित करवाया और उनकी रक्षा की। और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह? हाँ, कहते हैं
औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखकर मदद मांगी और राज सिंह ने उससे विवाह करके औरंगजेब को एक तरह से चुनौती दी। राज सिंह ने निर्माण कार्य भी करवाए, राजसमंद झील। बिल्कुल, उन्होंने अकाल राहत कार्यों के तहत गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील बनवाई 1662-76। इसके उत्तरी किनारे को नौचौकी पाल कहते हैं, जहां 25 बड़ी काली शिलाओं पर संस्कृत में राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखी थी और इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियां में से एक माना जाता है। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ मुगल संधि, अकाल राहत कार्यों का वर्णन है। राज सिंह को विजय कटकातू की उपाधि भी मिली थी। हाँ, जिसका अर्थ है सेनाओं को जीतने वाला। उन्हें हाइड्रोलिक रूलर भी कहा गया है, शायद झीलें वगैरह बनवाने के कारण। राज सिंह के बाद कौन आया? उनके पुत्र जयसिंह 1680 से 1698, इन्होंने भी गोमती नदी पर एक और बड़ी झील बनवाई, जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। ये एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। जयसमंद झील बहुत सुंदर है। जयसिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी। हाँ, 1681 में संधि हो गई, जिसमें जजिया कर के बदले मेवाड़ को कुछ परगने मुगलों को देने पड़े। इसके बाद अमर सिंह द्वितीय 1698-1710, इन्होंने वो देबारी समझौता किया था। हाँ, 1708 में। इसमें मेवाड़ अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ अजीत सिंह और आमेर समाई जयसिंह ने मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ एक समझौता किया था, ताकि अजीत सिंह को मारवाड़ और सवाई जयसिंह को आमेर वापस मिल सके। और इसी में वो शर्त दी थी कि अमर सिंह की बेटी का बेटा ही आमेर का राजा बनेगा। हाँ, अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकुवरी का विवाह सवाई जयसिंह से इसी शर्त पर किया था। इसी से बाद में आमेर में उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ। फिर आए संग्राम सिंह द्वितीय 1710-1734। हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ मंदिर बनवाया, लेकिन इनके समय एक नई समस्या खड़ी हो गई, मराठों का दखल। मराठे मेवाड़ तक पहुंच गए। हाँ, इनके समय पहली बार मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूली। ये मेवाड़ के लिए एक नए संकट की शुरुआत थी। इन्होंने मराठों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करने के लिए हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाई थी, लेकिन सम्मेलन होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इनके बेटे जगत सिंह द्वितीय 1734-1751 ने। 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुड्डा में ये सम्मेलन हुआ। इसमें राजपूताना के कई शासक शामिल हुए। मकसद था मराठों के खिलाफ एकजुट होना। हाँ, लेकिन आपसी मतभेदों और नेतृत्व के सवाल पर यह प्रयास असफल रहा। राजपूत एक नहीं हो पाए और इसका नतीजा ये हुआ कि मराठों का हस्तक्षेप और लूटपाट और बढ़ गई। जगत सिंह द्वितीय को भी मराठों को चौथ देनी पड़ी। इन्होंने पिछौला में जगनिवास महल बनवाया था, जो अब लेक पैलेस होटल है। हाँ, वही जगनिवास महल इन्होंने ही बनवाया था। इसके बाद का दौर तो मेवाड़ के लिए काफी मुश्किल रहा होगा। मराठों का दखल। हाँ, बहुत मुश्किल, खासकर 18वीं सदी का उत्तरार्ध और 19वीं सदी की शुरुआत। भीम सिंह 1778 से 1828 के समय तो मेवाड़ आंतरिक कलह और मराठा व पिंडारी लूटपाट से बुरी तरह तबाह हो गया था। और इसी समय वो कृष्णा कुमारी वाली दुखद घटना हुई। हाँ, भीम सिंह की पुत्री की कृष्णा कुमारी, उसके विवाह को लेकर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और युद्ध छिड़ गया। गिंगोली का युद्ध 1807। और इसका अंत कैसे हुआ? अंत बहुत दुखद हुआ। अमीर खां पिंडारी, जो एक भाड़े का सैनिक सरदार था, और मेवाड़ के ही कुछ सामंतों जैसे अजीत सिंह चूंडावत ने भीम सिंह पर दबाव डाला कि कृष्णा कुमारी ही सारे फसाद की जड़ है, और अंततः 1810 में राजकुमारी को जहर देकर मार दिया गया। ये तो बहुत ही भयानक है। राज्य को बचाने के लिए अपनी ही बेटी की बलि। हाँ, ये उस समय की राजनीतिक विवशता, पतन और बर्बरता को दिखाता है। मेवाड़ की प्रतिष्ठा को इससे बहुत धक्का लगा। और शायद इसी सबसे तंग आकर भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। हाँ, 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत मेवाड़ की विदेश नीति और सुरक्षा अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बदले में अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में शांति और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा का वादा किया। तो यहाँ से मेवाड़ की स्वतंत्रता का एक तरह से अंत हो गया। हाँ, व्यवहारिक रूप से।
इसके बाद के शासक ब्रिटिश संरक्षण में रहे। इन बाद के शासकों में कुछ प्रमुख नाम। भीम सिंह के बाद जवान सिंह, फिर सरदार सिंह आए। सरदार सिंह के समय 1841 में भीलों पर नियंत्रण के लिए मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा में था। अच्छा, MBC। फिर स्वरूप सिंह 1842 से 1861। हाँ, स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, कुछ सामाजिक सुधारों की कोशिश की, जैसे कन्यावध और डाकन प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर भी रोक लगाई। लेकिन 1861 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी एक पासवान ऐंजाबाई उनके साथ सती हो गई, जो मेवाड़ की अंतिम सती मानी जाती हैं। और 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। फिर शंभू सिंह, सज्जन सिंह। हाँ, शंभू सिंह 1861 to 1874 के समय कुछ प्रशासनिक सुधार हुए। सज्जन सिंह 1874 to 1884 के समय स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए महकमा खास और इजलास खास बनाए। उदयपुर में सज्जनगढ़ किला, मानसून पैलेस और सज्जन निवास बाग, गुलाब बाग बनवाया। सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम का पत्र भी शुरू किया। और फिर आए फतेह सिंह 1884 से 1930, जिनका शासनकाल काफी लंबा रहा। जी, इनके समय 1899 ईस्वी विक्रम संवत 1956 में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनिया अकाल कहते हैं। उन्होंने फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण करवाया, जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसलिए उसे कन्नौट बांध भी कहते हैं। और फतेह सिंह ने लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार का बहिष्कार किया था। हाँ, 1903 में लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया था। फतेह सिंह उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली गए भी, लेकिन कहते हैं कि क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बाराहट ने उन्हें चेतावनीरा चुंगटिया नाम से 13 सोरठे यानी दोहे लिखकर भेजे। चेतावनीरा चुंगटिया, इसमें क्या था? इसमें बाराहट ने मेवाड़ के गौरवशाली अतीत और महाराणाओं की स्वतंत्रता की याद दिलाते हुए उन्हें दरबार में शामिल होकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से रोका था। कहा जाता है कि इसे पढ़कर फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग गया और वो दरबार में शामिल हुए बिना ही दिल्ली से वापस उदयपुर लौट आए। वाह, ये तो बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल, ये उनके राष्ट्रवादी चरित्र को दिखाता है। और इस लंबी वंशावली के अंतिम शासक थे महाराणा भोपाल सिंह 1930 to 1948। ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, लेकिन इन्हीं के समय भारत स्वतंत्र हुआ और मेवाड़ रियासत का भारत संघ में विलय हुआ। विलय के समय यही थे। हाँ, और जब एकीकृत राजस्थान बना तो उन्हें जीवन पर्यंत के लिए महाराज प्रमुख का सम्माननीय पद दिया गया। वे राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख रहे। तो ये थी गोहिल की स्थापना से लेकर भूपाल सिंह के विलय तक सिसोदिया राजवंश की एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा। हाँ, बप्पा रावल का शौर्य, कुंभा की सांस्कृतिक ऊंचाइयां, सांगा की वो अधूरी रह गई महत्वाकांक्षा, प्रताप का वो अद्वितीय प्रतिरोध, फिर राज सिंह का वो औरंगजेब के खिलाफ खड़ा होना, और फिर धीरे धीरे मराठों का प्रभाव, अंग्रेजों से संधि और अंत में विलय। बिल्कुल, ये नोट्स हमें दिखाते हैं कि कैसे इस राजवंश ने लगभग 1400 साल तक अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। युद्ध लड़े, संधियां की, कला, स्थापत्य, साहित्य को समृद्ध किया और अंततः भारत के नए लोकतांत्रिक गणराज्य का हिस्सा बन गए। जी, इस पूरे सफर को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि मेवाड़ के इतिहास का कौन सा तत्व आज भी सबसे ज्यादा गूंजता है? क्या वो स्वतंत्रता के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला संघर्ष है, या फिर कुंभा के बनाए वो किले और मंदिर हैं जो आज भी हमें अचंभित करते हैं, या फिर पन्ना धाय की स्वामी भक्ति, भामाशाह का दान, या प्रताप की वो अटूट दृढ़ता की कहानियां? ये वाकई सोचने वाली बात है। मेवाड़ का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का लेखा-जोखा नहीं है। ये मूल्यों का, आदर्शों का, सफलताओं और असफलताओं की एक बहुत जटिल और लंबी कहानी है। शायद यही सवाल श्रोताओं के लिए भी है कि इस लंबे और उतार चढ़ाव भरे अतीत से हम आज क्या सीख सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल।